दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कहाँ एक तरफ ईरान और इजराइल और उसके बीच में अमेरिका की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच भारत के अंदर चुनावी राज्य बिहार की सियासत भी कम दिलचस्प नहीं है। और दिलचस्प कैसे हो रही है? दिलचस्प इस रूप में हो रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतरते हैं, योगी आदित्यनाथ के इलाके में उतरते हैं। योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करने के लिए नहीं आते, और उसके बाद वो बिहार के सिवान का रुख करते हैं। और सिवान में बिहार में एनडीए की तमाम नेताओं की मौजूदगी में एक सभा को भी संबोधित करते हैं। और जब सभा को संबोधित करते हैं तब लोगों की नजर इस बात पर होती है कि प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में बिहार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए के जीतने की स्थिति में कौन होगा इसका ऐलान करेंगे। आज फिर नहीं करते हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बात नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, दरअसल नरेंद्र मोदी ने आज जो बात नहीं कही उसकी भूमिका तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के माध्यम से लिख दी थी। और वो इंटरव्यू हमारी स्क्रीन पर आप पूरे एक पन्ने का इंटरव्यू देख सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है गृह मंत्री का इंटरव्यू। मोदी मॉडल, विकास का मॉडल, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कौन सा मोदी मॉडल है आज तक 11 साल में मैं तो नहीं समझ पाया। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, इसके बावजूद नहीं समझ पाया। लेकिन चलिए, अमित शाह साहब सरकार का हिस्सा है तो वो बता रहे हैं। लेकिन जरा उस इंटरव्यू का एक सवाल देखिए। जब पूछा गया उनसे कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री चुनाव जीतने की स्थिति में कौन होगा, हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर इलेक्शन, ये सवाल जब आता है कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तब वो कहते हैं कि ये समय तय करेगा। लेकिन एक बात वो साफ साफ कहते हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए एनडीए चुनाव में उतरेगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान को के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए एनडीए चुनाव में उतरी थी मध्य प्रदेश में, या एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर रहते महाराष्ट्र में चुनाव में उतरी थी। इस बात को एम्पली क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए एनडीए चुनाव में उतरेगा। यानी इस बात की गारंटी अमित शाह ने नीतीश कुमार को दे दी है कि जब तक मतगणना नहीं होगी बिहार चुनाव की, तब तक एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके बाद समय तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। वाकई समय में बड़ी ताकत है कि समय तय करेगा। लेकिन समय के आगे और समय के पीछे कौन चलता है सियासत में, ये देश पिछले 50-60 सालों से देख रहा है। वो बी आर चोपड़ा वाला महाभारत सीरियल नहीं है, राही मासूम रजा वाला डायलॉग नहीं है जिसमें कृष्ण कहते हैं मैं समय हूं। लेकिन यहाँ सियासत में कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है, और इन सब के बीच में सियासत के बीच अश्वत्थामा की भूमिका निभाने की कोशिश कौन कर रहा है, इसे हमारे दर्शक बखूबी समझ सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है बिहार की सियासत में। लेकिन हो क्या रहा है बिहार की सियासत में, नीतीश कुमार कब तक एनडीए के खूंटे से बंधे रहेंगे, और बिहार में जिस प्रकार से सियासत की फिजा पल पल बदलती हुई दिख रही है, एनडीए के उलट जाकर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ता जा रहा है, ये कितनी बड़ी चिंता बीजेपी के लिए है। और अगर नीतीश कुमार ने एन मौके पर डिच कर दिया तो क्या हालत होगी भारतीय जनता पार्टी की। तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की सियासत की नब्ज पर सीधे हाथ रखने वाले, हथेली की तरह बिहार को समझने वाले ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका चश्मा देखकर हमें कॉमेडियन और खासकर स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव निगम साहब की याद आती है। राजीव निगम का चश्मा भी जब वो चश्मा लगाते हैं इसी तरह के दिखते हैं। खैर, आप बिहार की राजनीति भले ही कॉमेडी है, लेकिन ऋषि मिश्रा जी की पत्रकारिता कॉमेडी नहीं है, यह दर्शकों को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं। तो पहला सवाल आपसे हमारा यही है ऋषि जी, क्या होगा? ना तो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, और नरेंद्र मोदी के बोलने के पहले ही अमित शाह का इंटरव्यू अखबारों में छप चुका था। आज जो इंटरव्यू छपा उसमें कहा गया टाइम विल टेल, समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव होगा, जैसे लगा कि कोई नई चीज वो बता रहे हैं। क्या लग रहा है, कौन सी नई चीज बता दी है अमित शाह ने? जो म्यूट है। जेडीयू का नारा जो जेडीयू का नारा है अभिषेक जी, 25 से 30 फिर से नीतीश,
उस पे तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो है पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित शाह का ये जो इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम में छपा है, उससे पहले भी आप देखें 2 बार अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि चुनाव के बाद हम लोग बैठकर ये तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार एनडीए का नेता कौन होगा। एक बार कॉन्क्लेव में, एक बार संजय झा के यहाँ चुनावी कार्यक्रम में। तो कॉन्क्लेव में जब कहा तो पत्रकार ही चैनल छोड़ के चले गए दूसरे चैनल में, तो वही पत्रकार वाली हालत नीतीश कुमार की तो नहीं होगी, वो भी चैनल बदल लेते हैं नीतीश कुमार। और नरेंद्र मोदी जी के सिवान आगमन से एक दिन पहले ये इंटरव्यू दिया गया। टाइमिंग को समझिए जी, टाइमिंग को समझिए। जब तमाम बड़े बड़े पत्रकार, तमाम पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है, जो विशेषज्ञ अपने आप को बिहार को काम मानते हैं, ये अनुमान लगाते रहे हर बार जब जब मोदी जी बिहार आए हैं कि इस बार कहीं नरेंद्र मोदी जी जो है दया दिखाएंगे नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के नाम का घोषणा करेंगे। लेकिन सिवान आने से ठीक एक दिन पहले अमित शाह जी का इंटरव्यू होता है इकोनॉमिक टाइम्स में, और उन्होंने स्पष्ट कहा है, वो लाइन, वो प्रश्न, वो ब्लॉक देखिए, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, उसमें स्पष्ट अमित शाह ने कहा है कि ये समय तय करेगा। फिलहाल इन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार के लीडरशिप पे चुनाव होगा, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के बाद यदि एनडीए सत्ता में आती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा ये समय तय करेगा। तो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू के बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारी बवाल बिहार के राजनीति में, खासकर एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इस पर, इसको लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड होता है, ये देखने वाली बात होगी जी। नहीं, लेकिन ऋषि जी ये बताइए, ये वही अमित शाह है ना जो इतनी बड़ी भविष्यवाणी और इतना बड़ा दावा करते हैं कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में रहेगी? वो बिहार के मामले में क्यों कह रहे हैं कि समय तय करेगा? आपने अमित शाह के मुंह से सुना होगा कि 50 साल तक हम कहीं जाने वाले नहीं है, सत्ता में रहेंगे। आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ की तीसरी बार वापसी होगी 2022 में। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। आपने यह भी सुना है हाल फिलहाल में कि तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बिहार में समय तय करेगा। क्या नीतीश कुमार समय को भी इतना मौका देंगे कि समय तय करे? आज तो देखिए बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप लगातार देखिए, नरेंद्र मोदी जी का लगातार बिहार में दौरा हो रहा है। हर एक दौरे के बाद नए डेवलपमेंट दिख रहे हैं। यदि आप उसको रीड आउट करते हैं, इंटेलिजेंट जो पत्रकार हैं, जो बिहार को समझते हैं, नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, तो पहले भी आपने देखा नीतीश कुमार ने कई ऐसे बयान दिए, मंच से ऐसे कुछ ऐसे संबोधन किए, कुछ ऐसे एक्टिविटी किए, लेकिन धीरे धीरे वो कम होते चला जा रहा है। आप देखिए, पहले नीतीश क्या करते थे कि आप कहीं नहीं जाएंगे, ये नारा दोहराते थे। हर बार कहते थे कि आप जो बार गलती हो गई हमसे, आप कहीं नहीं जाएंगे। कुछ दिनों के बाद, हाँ 2 बार से नहीं बोल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार क्या करते थे कि जो आगे हमारी जो महिलाएं बैठी होती थी भीड़ में, जनता बैठी होती थी जी, हाँ मतलब जनता, महिला जो भी है, जनरली आगे जो है महिलाओं को बैठाया जाता है, तो उनको खड़ा होने का आदेश देते थे, अरे भाई खड़ा हो जाओ प्रधानमंत्री के सम्मान में। अब वो भी सिवान में देखने को नहीं मिला। तो धीरे धीरे देखिए, आप समझिए इस बात को कि धीरे धीरे बीजेपी जो नीतीश कुमार का जो बेस है उसको धीरे धीरे वो कवर करती हुई चली जा रही है। सम्राट चौधरी को दायित्व दे देना, और मैं आपको बता दूं कि 2-3-4 लोग हैं जो बिहार बीजेपी को चला रहे हैं, उसमें सबसे प्रमुख लीडिंग पोजीशन में सम्राट चौधरी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को स्ट्रेटेजिकली ये दिख रहा है कि यादवों को तोड़ना उतना आसान नहीं है जितना कुशवाहाओं को तोड़ना आसान है जी। कोड़ी कुर्मी का जो क्लब है, जो एक सामाजिक समीकरण है जिसमें कुशवाहा को आप तोड़ लेते हैं, तो कुर्मी तो मतलब कुशवाहा की तुलना में कम है। और यदि कुशवाहा समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को आप सीएम पद ऑफर कर देते हैं। दूसरी बात, इन दिनों देख लीजिए जितने भी कैबिनेट का सफल हुआ है, नालंदा को भी बीजेपी फोकस किया है। तब जब नालंदा से खुद नीतीश कुमार आते हैं
और ऐसा कहा जाता है 2005 से अब तक कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इट मीन्स नालंदा का हर एक नागरिक वहां का मुख्यमंत्री है। हर एक मतलब एक प्रकार का नालंदा को प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर भी जिस समाज से नीतीश कुमार है उसी समाज से आने वाले व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है। तीसरा डेवलपमेंट देखिए, जितने भी जो आयोग बने हैं उसमें नीतीश कुमार के जो सामाजिक आधार वाले जो नेता हैं, खासकर जो बीजेपी में है, उनको एडजस्ट किया गया है। और जेडीयू की जो रणनीति मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जेडीयू का जो आधार वोट है, ठीक है, लव कुश के बाद ही आपने ईबीसी जोड़ा, लव कुश के बाद ही आपने महादलित जोड़ा, और ये तमाम समीकरण के बाद ही कुछ जो फॉरवर्ड के वोट है वो आपके साथ जुड़े। लेकिन जो आधार वोट है उसको ही आप स्पेस नहीं दे रहे हैं। आप बता दीजिए, जितने भी आयोग का अभी तक गठन हुआ है उसमें किसी लव कुश समाज से आने वाले व्यक्ति जो जेडीयू के नेता हो, जेडीयू कोटे से अपॉइंटमेंट हुआ हो। बीजेपी धीरे धीरे जो नीतीश कुमार का जो स्पेस है वो खत्म करती चली जा रही है। ये नीतीश कुमार को, ये इस डेवलपमेंट की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं है। दूसरी तरफ आपने जो सवाल किया अभिषेक जी, क्योंकि देखिए बीजेपी नीतीश कुमार को उलझा कर रखना चाहती है, स्पष्ट कह भी नहीं रही है कि भाई आपको हम हटा देंगे, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार का जो सामाजिक समीकरण है, नीतीश कुमार का जो वोट है उसकी दरकार है, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट अभी ठीक है, आपने सम्राट चौधरी को बना दिया, तमाम आपने आयोग में उस समाज के लोगों को बैठा दिया, लेकिन आज भी उस समाज का रहनुमा लव कुश के अलावा ईबीसी का रहनुमा और महादलितों का रहनुमा नीतीश कुमार है जी। तो वोट तो चाहिए ही, लेकिन दूसरी तरफ मैं आप ही के कार्यक्रम में एक दिन कहा था, ये दो धारी तलवार जैसी स्थिति है। नीतीश कुमार का जो इन दिनों कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, और आपने सर्वे भी देखा है, नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव का तुलना हो रहा है तो उसमें सर्वे में जो सबसे फेवरेट जो मतलब सीएम कैंडिडेट के लिए जो नाम है वो तेजस्वी यादव का है जी। तो तमाम चीजें अभिषेक जी हैं। इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति बीजेपी के साथ है, और बीजेपी का सपना है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के कार्यकाल के जीवन में ही बिहार में कि अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। अब जेडीयू इसको कैसे लेती है, अमित शाह के इस बयान को अमित शाह के इस इंटरव्यू को, ये देखने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, और बीजेपी कर ही नहीं रही है, बीजेपी अन्य अलायंस पार्टनर को भी इसके लिए उकसा रही है। आप चिराग पासवान जो विधानसभा चुनाव लड़ने यूं ही नहीं आ रहे हैं, ये बड़े बड़े जो रैली चिराग पासवान कर रहे हैं उसमें लोजपा की इतनी क्षमता नहीं है कि इतना बड़ा रैली खुद से कर ले। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी का सपोर्ट है, और चिराग पासवान जो विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का आता है। एक बात कह खत्म करूंगा जी, मेरे एक बड़े पत्रकार से बात हुई और उनका एक किसी बीजेपी के नंबर टॉप 5 के जो नेता है, अमित शाह नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो क्रमशः देखिए उनमें से किसी एक नेता से बात हुई तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि भाई यदि नीतीश कुमार जाएंगे भी ना तो नीतीश कुमार की सीट जो हमारा वर्तमान में संख्या है उतना तो आसपास नीतीश कुमार आएंगे नहीं, और नो डाउट चिराग का सीट बढ़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा बाजी ये सब मिला के हम सरकार बना लेंगे यदि नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो। और नीतीश कुमार उधर तभी जाना चाहेंगे जब तेजस्वी यादव उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और तेजस्वी यादव भी अभी इस हक में नहीं है। मैं आपको बता दूं, लालू यादव का होगा मन, लेकिन तेजस्वी यादव अब नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार का पिछलगुआ बनना। और जो सर्वे आया है उसके बाद राजद का, खासकर तेजस्वी यादव का जो मतलब एक इस पोजीशन में है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सरकार बना लेंगे। ऋषि जी सर्वे पर ही हम आ रहे थे। सर्वे के बारे में दो तरह की चर्चा मैंने सुनी है, और ऑफ द रिकॉर्ड राजद के लोगों ने मुझसे ये बात कही है, मैं फिर कह रहा हूं ऑफ द रिकॉर्ड कही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सर्वे इसलिए दिखाया जा रहा हो तेजस्वी यादव के पक्ष में ताकि तेजस्वी यादव चचा से हाथ मिलाने की न सोचे, वो इस मुगालते में रहे कि अरे वो तो खुद ही सबसे पॉपुलर। ये स्थिति तो नहीं है। देखिए हो सकता है, देखिए मैंने शुरू में ही कहा आपको क्योंकि गोदी मीडिया का दौर है, गोदीगिरी का। देखिए आपने ही एक बार हम लोगों ने डिस्कशन इस चीज को लेकर डिस्कस किया था कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव उतना कमजोर हो
जितना उनके सहयोग के साथ भी सरकार न बने। जी नीतीश कुमार चाहेंगे तेजस्वी यादव इतना मजबूत हो ताकि उनके सहयोग से हमारी सरकार बन जाए, लेकिन जी जेडीयू की संख्या कम हो, जेडीयू की संख्या राजद से अधिक हो और जी राजद की संख्या जेडीयू से कम हो, और इतनी संख्या हो जाए कि दोनों मिला के उस मेजोरिटी लाइन को पार कर जाए। ये तो नीतीश कुमार चाहेंगे ही, लेकिन बीजेपी का रणनीति ये है कि चिराग को विधानसभा चुनाव के लिए उकसाइए, लड़ाइए, ताकि आप देखिए, अब मैं आपको बता दूं चिराग पासवान महादलित दलितों का बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है इसके पीछे बीजेपी का मतलब हाथ है। बीजेपी इस रैली को चिराग के माध्यम से करवा रही है ताकि चिराग के लिए स्पेस बढ़े, चिराग अधिक सीटों की मांग करे। जी ऋषि जी, मैं भी अभी बिहार घूम के दिल्ली लौटा हूं और कई सारे जिलों में मैं गया, और बिहार घूमकर जो मैंने यही देखा है कि बिहार में महादलित वर्ग के बीच आज की तारीख में राजेश राम सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े नेता है। और जिस ढंग से उन्होंने स्टैंड लिया कुढ़नी वाले मामले पर, उसके बाद उनकी जो अलग इमेज बिल्डिंग हुई है, वो कम से लोगों को दिख रहा है कि कोई संघर्ष कर रहा है, और जनता के बीच ये प्रवृत्ति होती है कि संघर्ष करने वाले के साथ वो खड़ी होती है। मुलायम सिंह यादव नेता बने थे तो पसीना बहा के नेता बने थे, लालू यादव और नीतीश कुमार पसीना बहा के नेता बने थे, ड्राइंग रूम में बैठ के नेता नहीं बने थे। चिराग पासवान ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, जीतन राम मांझी की तो खैर अवस्था ही वो 75-80 के आसपास है, तो उनकी अवस्था ही ड्राइंग रूम में बैठने की है। लेकिन जमीन पर जो स्थिति दिखाई दे रही है महादलित वोटों के बीच, अगर वो वोटर नीतीश कुमार का साथ छोड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी उसकी एक पसंद है, और स्वाभाविक पसंद है, ये दिखाई दे रही है। खैर, अगले सवाल पर हम आते हैं ऋषि जी। मैं इस पे थोड़ा जवाब दे दूं आपको। महादलितों का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट जरूर करेगी यदि नीतीश कुमार और उनके समर्थकों में लगेगा कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, बीजेपी उनके साथ मतलब धोखा कर रही है और चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। यदि ऐसी स्थिति हुई अभिषेक जी, तो बड़े संख्या में जो नीतीश कुमार का सामाजिक आधार वाला वोट है वो कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर सकती है जी, क्योंकि ठीक है, पिछड़े के बदले पिछड़ा ही सीएम बने, ये मैसेज समाज में कन्वे हो रहा है। यदि नीतीश नहीं तो कोई दूसरा ही पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस की तरफ महादलित समाज का रुझान हो सकता है, बशर्ते महादलित समाज में ऐसा एक मैसेज कन्वे करे कि नीतीश कुमार नहीं रहे, चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। यदि इस प्रकार का नैरेटिव बनता है तो नो डाउट तो आप कह रहे हैं, और कुढ़नी में जिस प्रकार से एग्रेसिव अप्रोच राजेश राम ने लिया, उस बच्ची के लिए लड़ते हुए दिखे, पटना से लेके कुढ़नी तक, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज उस समाज में, उस नेता, उस पार्टी के लिए जरूर डेवलप हुआ है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी और गठबंधन को मिलेगा। जी अब एक सवाल आपके सामने हम रखना चाहते हैं, मुझे जानकारी मिली है, पक्की जानकारी मिली है, पालीगंज विधानसभा पटना के पास है, वहां अपनी पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता के घर में कोई शोक की स्थिति थी, नीतीश कुमार पहुंचे। वो बेचैन तो है नीतीश कुमार, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पालीगंज में नीतीश कुमार पहुंचे तो जानते हैं कितने देर रुके थे कल? 30 सेकंड, और 30 सेकंड में वापस हो गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की स्थिति जब व्यक्ति बहुत बेचैन होता है तभी होता है, और नीतीश कुमार जब बेचैन होते हैं तो बिहार में खेला होता है। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, ये सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव का बोलना वो गर्दन के ऊपर से बोल रहे हैं, दिमाग से बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोल रहे हैं। राजनीति में आमतौर पर दिल से लोग बोलते कम है, दिमाग से ज्यादा बोलते हैं। दिल से राजनीति करने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इधर जो हालात बन रहे हैं, बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ कर रही है, सीट शेयरिंग का मामला लटकाया जा रहा है, और इन सब के बीच नीतीश कुमार के कोर वोटर के बीच महादलित कांग्रेस की तरफ भागने की सोच रहा है, अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा राजद के साथ भागने की सोच रहा है, कुशवाहा के अंदर भाजपा के साथ भागने की प्रवृत्ति दिख रही है। तो ये जो स्थिति नीतीश कुमार के कोर वोटर की दिख रही है, ये
इसी वजह से दिख रही है कि उसके कोर वोटर को लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ धोखा हो सकता है। अब आपको क्या लगता है, फाइनल कॉल नीतीश कुमार को लेना है इस इंटरव्यू के बाद बिहार की सियासत में, अमित शाह के इंटरव्यू के बाद बिहार की सियासत किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? देखिए, अब तो जेडीयू को स्टैंड क्लियर करना होगा। जो 25 से 30 का नारा आपने दिया कि भाई 25 से 30 नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये जेडीयू का नारा है। और जेडीयू के एक जो बहुत दबंग टाइप के प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार जो है, तो बराबर मतलब बहुत मतलब छप्पन इंच का सीना मतलब फुला के बोलते हैं कि भाई 25 से 30 तो नीतीश से है। तो भाई अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि चुनाव के बाद हम ये देखेंगे, समय तय करेगा कौन होगा मुख्यमंत्री। तो अब तो जेडीयू को स्टैंड लेना है। दूसरी बात, इस प्रकार का भी अमित शाह को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। इससे बीजेपी को भी नुकसान है। यदि नीतीश कुमार के जो सामाजिक आधार है, जिस कौम को नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें ये मैसेज चला गया कि बीजेपी उनके नेता के साथ धोखा कर सकती है चुनाव के बाद, तो हो सकता है कि वो तबका राजद का महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि पिछड़े के बदले पिछड़ा ही कोई मुख्यमंत्री बने। हाँ, तो ये जगदानंद सिंह को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात है। ये अमित शाह का मैं बयान इसमें, हालांकि लोग अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन मैं ये बहुत मतलब वीक मतलब बयान मानता हूँ, कमजोर बयान मानता हूँ, पॉलिटिकली कमजोर बयान है। आप एक कहीं ना कहीं अपने ही जो आधार वोट है उसको छिटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज यदि कन्वे हो गया अभिषेक जी ग्राउंड पे, खासकर उस समाज में जिस समाज को नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नुकसान जेडीयू के साथ साथ एनडीए को उठाना पड़ेगा, बीजेपी को उठाना पड़ेगा, और इसका डायरेक्ट फायदा तेजस्वी यादव और कांग्रेस महागठबंधन को मिलेगा। जी ऋषि जी, अब देखिए, अब बीजेपी के पर्सपेक्टिव से अगर इस बात को हम देखें, तो बीजेपी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है नीतीश कुमार को नाराज करने का, ये समझ से परे इसलिए लग रहा है। और सवाल भी है आपके लिए, एक तरफ बीजेपी का जो जनरल कैटेगरी का सामान्य वर्ग का जो वोटर है, सवर्ण कहते हैं जिन्हें, उसमें प्रशांत किशोर की अलग से अलमारी है। और कल से जो चर्चा तेज है कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने वाले हैं, और उनके लिए कहा जा रहा है संरक्षक का पद, पार्टी के संरक्षक का पद क्रिएट किया जाएगा। और जगदानंद सिंह जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ऊंची जाति के नेता माने जाते हैं, अति पिछड़ा को तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया मंगनी लाल मंडल को राजद ने, और जगदानंद सिंह राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ये चर्चा शुरू हो गई है। आप दर्शकों को बता दें, जगदानंद सिंह की प्रोफाइल लालू यादव की कैबिनेट में वही रही है जो मनमोहन सिंह की कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी की थी, यानी मनमोहन सिंह के ठीक बाद शपथ लेने वाले पहले मंत्री। वही स्थिति लालू यादव या राबड़ी देवी की सरकार में जगदानंद सिंह की थी। और राबड़ी देवी के शासनकाल में जब लालू यादव का जेल बेल का चक्कर चल रहा था, तो जेल और बेल के चक्कर के बीच में कहा जाता था कि बिहार के डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर जगदानंद सिंह ही हुआ करते थे। और कई लोग इस बात का क्रेडिट भी जगदानंद सिंह को देते हैं कि लालू यादव के शासनकाल में वित्तीय अनियमितताओं के चाहे जितने भी आरोप दर्ज हो गए, राबड़ी देवी के शासनकाल का एक भी मामला 11 साल की मोदी सरकार भी नहीं ढूंढ पाई कि राबड़ी देवी के कार्यकाल में कुछ गड़बड़ियां हुई हो। क्योंकि कहा जाता है कि लालू यादव के समय में एक रिटायर्ड अधिकारी मुकुंद प्रसाद और जगदानंद सिंह और शंकर प्रसाद टेकरीवाल, ये तिकड़ी ने पूरी नजर रखी राबड़ी देवी के शासनकाल में। और कम से कम फाइनेंशियल मामले में टेकरीवाल साहब वित्त मंत्री थे, फाइनेंशियल मामले में किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं कोई घपला नहीं हुआ उस कार्यकाल में। नहीं तो अब तक मोदी सरकार तो नाप चुकी होती उस कार्यकाल को लेकर। ये आपको क्या लगता है कि जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का दांव प्रशांत किशोर के द्वारा वोटों में सेंधमारी बीजेपी के कोर वोटर्स में, और इन सब के साथ साथ बीजेपी के द्वारा जब अपना घर ही लुटा पिटा बीजेपी का दिख रहा है, तो उसमें नीतीश कुमार को नाराज करने और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर उहापोह को बढ़ाने वाला इंटरव्यू, ये बीजेपी के लिए क्या आपको लगता है कि बाधा का अंदाजा लगाए बिना लंबी छलांग मार दी है? देखिए, मैंने पहले ही कहा अमित शाह को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन ये बयान एक चाणक्य का बयान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फॉरवर्ड को लेकर आपने कहा, तो फॉरवर्ड नो डाउट ऐसे कुछ समय पहले बीजेपी का एक तरह से कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने इस मिथ को भी तोड़ दिया है। आप देखिए कि फॉरवर्ड भी अपने कैंडिडेट देखते हैं। पहले सिंबल देखा जाता था, उस मतलब सिंबल पे कौन लड़ रहा है, चाहे उस समाज का हो या ना हो। लेकिन अब
सिंबल नहीं देखा जा रहा, कैंडिडेट देखा जा रहा है। और कई जगह ऐसे हुए हैं कि राजद ने, महागठबंधन ने फॉरवर्ड समाज को टिकट दिया है, वहां दिल खोलकर उस फॉरवर्ड समाज ने उस कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। जगदानंद सिंह का इमेज क्लीन है, लालू यादव उन पे भरोसा करते हैं। लालू यादव और जगदानंद सिंह में का जो केमिस्ट्री है, बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री मोदी है। साहब वाली है, मोदी साहब वाली। और लालू यादव के बाद किसी एक नेता का राजद कार्यकर्ता सम्मान करता है तो वो जगदानंद सिंह का है। और आपने देखा भी है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किस प्रकार से उन्होंने पार्टी को एक टेबल पर लाने का काम किया। उन्हीं की सिफारिश पर मंगनीलाल मंडल को बनाया गया है जी। और तेजस्वी यादव, ऐसा कहा जाता है कि राजद कार्यालय में कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनकी गाड़ी पार्टी कार्यालय में नहीं जाता है, पार्टी कार्यालय के बाहर उनकी गाड़ी लगती है। तो पार्टी में डिसिप्लिन लाने का काम किया है। और नो डाउट जगदानंद सिंह को यदि कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका फायदा नो डाउट राजद को होगा। खासकर आपने देखा यदि फॉरवर्ड के 4-5 ब्लॉक को यदि में देखें तो राजपूत वह ब्लॉक है जो दिल खोलकर राजद को समय समय पर सपोर्ट करता आया है। और जगदानंद सिंह को आप इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद देंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक पॉजिटिव का मैसेज कन्वे होगा। एक तरफ आपने एक तरफ भाई भाई का नारा तो नहीं लगवा रहे थे तेजस्वी यादव। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ आपने मंगनीलाल मंडल को बना दिया अति पिछड़ा को, और यदि जगदा बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजपूत समाज में मैसेज आएगा, तो राजपूत समाज का वोट टूटता है तो बीजेपी कमजोर होगी, अति पिछड़ा का वोट टूटता है तो एनडीए कमजोर होगा। फायदा किसको होगा? महागठबंधन को होगा। तो ये स्मार्ट मूव है, निश्चित ही इसका फायदा आपको महागठबंधन को मिलेगा। अभिषेक जी, दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस ने भी अच्छी पोजीशनिंग की है, राजेश राम को अध्यक्ष बनाया है, महादलित समाज से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं और बहुत ही मेहनती और साफ सुथरा छवि के लोग हैं। हालांकि पटना के तमाम कुछ जो संस्था है उनके लिए नेगेटिव इमेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कठपुतली हैं, कमजोर हैं, उतना बोलते नहीं है, एग्रेसिव भाषण नहीं देते हैं। भैया जो नेता काम करने वाला जो होता है ना, वो एग्रेसिव भाषण नहीं देता है। जी ये बताइए, वोट क्लब के पीछे जब 10 लोगों को जुटाकर कांसीराम बोलते थे, या उत्तर प्रदेश में जब बसपा को खड़ा कर दिया कांसीराम ने, तब भी मीडिया के लोग कांसीराम के बारे में क्या सोचते थे? तो ये एक प्रवृत्ति है और समाज की एक अजीब तरीके की बुराई इसे कह सकते हैं कि कोई दबे कुचले वर्ग का, महादलित वर्ग का नेता यदि सामने आता है तो उसको इस तरह से पहले उसको इग्नोर करने की कोशिश होती है। कांग्रेस के लिए कांग्रेस को एक काम जरूर करना चाहिए। आपने महादलित समाज से आने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया है तो 2 या 3 कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए और उसमें तमाम जो अलग अलग ब्लॉक के जो नेता हैं, समाज के जो नेता हैं, उनको एडजस्ट कीजिए ताकि एक जो सोशल इंजीनियरिंग जो होता है उसको मतलब कहीं ना कहीं मतलब किया जाए ताकि पार्टी और गठबंधन को फायदा हो। प्रेमचंद मिश्रा जैसे लोकप्रिय नेता है, उनको आप एडजस्ट कीजिए। तमाम समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दीजिए अपने लोगों में ताकि फायदा हो सके। जी ऋषि जी, आखिरी सवाल वापस नीतीश कुमार पर लौटते हैं। जिस वक्त अमित शाह ने राहुल कंवल को इंटरव्यू दिया था आज तक में, राहुल कंवल तो पलट गए, वो आज तक से एनडीटीवी चले गए, शायद कहां चले गए, वो तो पलट गए। जिनको इंटरव्यू दिया वो पलट गए। और नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि वो पलटते नहीं, पलटा देते हैं। अब क्या लगता है, दोबारा एक बार इंटरव्यू दे दिया है इकोनॉमिक टाइम्स को, और जब इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स और अमित शाह का क्या, इकोनॉमिक टाइम्स के संपादक मंडल से किस तरह की दोस्ती रही है, इसका एक उदाहरण आपके सामने रख दें। अब तो खैर नाम लेना उचित नहीं है, राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार कहे जाते हैं, प्रेस सेक्रेटरी, राष्ट्रपति के प्रेस एडवाइजर, लुटियंस जोन के विशाल बंगले में रहते हैं, मूल रूप से बिहार के हैं, अहमदाबाद में इकोनॉमिक टाइम्स में हुआ करते थे, तब से मोदी शाह से उनकी दोस्ती जग जाहिर है। तो इकोनॉमिक टाइम्स में आज अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने जब इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि इकोनॉमिक टाइम्स में आमतौर पर देश के अर्थशास्त्रियों और आर्थिक रूप से देश को जानने वाले लोगों का इंटरव्यू होगा। फिर मैंने देखा अमित शाह, तो मेरी आदत क्या है कि मैं ऊपर से अखबार नहीं पढ़ता हूं, नीचे से देखता हूं।
तो मुझे लगा कि कोई अमित शाह नाम के कोई अर्थशास्त्री होंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे सोशियोलॉजी में कि घनश्याम शाह है, वो समाजशास्त्री है, गुजरात से ही आते हैं। फिर मैंने देखा कि अच्छा ये जनाब है, और इनका इंटरव्यू है मोदी विजन पर। फिर मैंने एक एक लाइन पढ़ना शुरू किया, क्या कहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूं, तो वो सब पढ़ना थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगता है। जब देखा कि उसमें तो अर्थशास्त्र कहीं गायब है, मोदी जी के विजन की बात हो रही है, वो विजन जो 11 साल से हमें और आपको दर्शन नहीं हुआ है, उस विजन की बात हो रही है। और पता नहीं विजन है या विजन अभी भी तलाशा जा रहा है 11 साल में, क्योंकि मेरे चश्मे का विजन थोड़ा सा, चश्मा ही मेरे आंख के विजन को ठीक रखता है, तो मेरा विजन थोड़ा कम है। लेकिन मैंने देखा उसमें बात आ गई बिहार पर, मणिपुर के बाद। और जब बात बिहार पर आ गई तो टाइम विल टेल हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। क्या लगता है, टाइम विल टेल देखिए, नीतीश कुमार कब तक रहेंगे एनडीए में? और आज के बाद बिहार का घटनाक्रम आपको किधर जाता हुआ दिख रहा है? साफ साफ बताइए, गोल गोल मत बताइए। कन्हैया कुमार कहते हैं ना, गोल देखिए गोल मत घुमाइए। देखिए जब अमित शाह ने पहली बार बयान दिया था नीतीश कुमार को लेकर, तब भी मैंने कहा था कि अमित शाह ने बयान दिया है तो यूं ही बयान नहीं दिया है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, जैसा कई पत्रकार या कई ऐसे नेता उसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ऐसे ही नहीं अमित शाह ने कह दिया। अमित शाह बयान देते हैं तो यूं ही बयान नहीं देते हैं, और अमित शाह ने बयान दिया है तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को कॉन्फ्रेंस में लिया होगा। और अमित शाह कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जी। तो इसको, इस बयान को अब जेडीयू कितनी गंभीरता से लेती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि फाइनल कॉल नीतीश कुमार को लेकर नरेंद्र मोदी ही लेंगे। लेकिन तो अमित बाजी शाह निकल का गई यहाँ बयान, से। लेकिन अमित अब शाह तो का बाजी बयान निकल गई, अब तो नीतीश मैं कुमार कॉल लेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं। आप देखिए, सिवान प्रधानमंत्री आते हैं, उससे पहले ईडी पहुंच जाती है, उससे पहले अमित शाह का इकोनॉमिक टाइम्स में बयान छप जाता है, और उसके बावजूद भी सिवान में कोई रिस्पांस नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपने देखा कि सिवान से पहले जो रैली हुई उसमें ललन सिंह और तमाम जेडीयू के नेता लगे हुए थे भीड़ जुटाने में, उससे पहले का रैली देखिए, और सिवान में देखिए ललन सिंह कहीं दिखे हैं? ललन सिंह साथ में हैं, मंच पे हैं, लेकिन कहीं आपने नहीं देखा होगा कि ललन सिंह हुआ किसी गांव में या कस्बा में गए हुए हैं कि भाई प्रधानमंत्री की रैली है, सिवान चलना है। तो ये समझने की जरूरत है कि अमित शाह ने जो ऑन रिकॉर्ड किसी बड़े संस्था को बयान दिया है, तो कहीं न कहीं ये बीजेपी की रणनीति है कि चुनाव के बाद एक नाथ शिंदे का जो हाल हुआ, चुनाव के बाद जो शिवराज सिंह चौहान का हाल हुआ, वही हाल नीतीश कुमार का होगा। क्या एक प्रश्न सुन लीजिए, मैं बहुत बड़ा सवाल करने जा रहा हूं। क्या ये डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीतीश कुमार की सहमति है? क्योंकि चर्चा निशांत को लेकर भी है। क्या ये सहमति बन गई है जेडीयू बीजेपी में? जेडीयू को क्लियर करना चाहिए कि चुनाव के बाद निशांत डिप्टी सीएम होंगे, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या? यदि नहीं हुई है, जानकारी फिर नहीं जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, ये देखने वाली बात है। जी ऋषि जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि मोदी को कॉल लेना होगा। मोदी तो 5-6 बार बिहार आ चुके, भागलपुर गए, मधुबनी गए, और कहीं गए, विक्रमगंज गए, सिवान आए, हर जगह आए। आज तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर थे। राजेंद्र प्रसाद पॉलिटिकल साइंस के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के शानदार छात्र, पॉलिटिकल साइंस के थे, इंटायर पॉलिटिकल साइंस के नहीं थे, मैं दर्शकों के सामने क्लियर कर दूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति उनकी धरती पर थे। वहां पहुंच करके उनका नाम भी लिया, राजेंद्र बाबू का। क्या लगता है, नीतीश कुमार अब फाइनल कॉल लेने की स्थिति में है? और फाइनल कॉल नीतीश कुमार, आपको क्या लग रहा है इस बार जब फाइनल कॉल लेंगे नीतीश कुमार, तो बीजेपी के सामने आंख बंद डिब्बा गायब की स्थिति होगी या कोई दूसरी होगी? क्योंकि याद रखिए, नीतीश कुमार के बारे में मुझे जेडीयू के एक नेता ने कहा था, पता है क्या? नीतीश कुमार के बारे में यह कहा था, और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था जेडीयू के एक नेता ने, अभी भी वो नेता है, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में थोड़ा सा फर्क है। मैंने पूछा क्या फर्क है? तब उन्होंने मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी अगर किसी को बेच देंगे तो बिकने वाले आदमी को 2-4 दिन पहले पता लग जाएगा कि मेरी नीलामी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार किसी को बेच देंगे अगर, तो बिकने वाले आदमी को 6 महीने बाद पता चलेगा कि वो बिक चुका है, 6 महीने पहले वो बिक चुका है।
ये फर्क है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में। जेडीयू के एक नेता का कोट अनकोट मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा, लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। भले दोनों में छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है और उस हैसियत से वो कहते हैं, लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो कहते हैं कि दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को नहीं पता चलता। आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है? फाइनल कॉल विल बी टेकन बाय नीतीश कुमार, बट व्हेन, कब? लेकिन लेकिन उस नेता से जरूर पूछिएगा कि 2005 वाले नीतीश कुमार हैं, 2010 वाले नीतीश कुमार हैं, 2015 वाले नीतीश कुमार हैं, या 2020 वाले नीतीश कुमार 2025 में भी है। ये जरूर पूछिएगा। क्या नीतीश कुमार का जो, नो डाउट नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बड़े पुरोधा हैं, उनके जो मतलब पॉलिटिकल जो थॉट है या पॉलिटिकल डिसीजन है उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या नीतीश कुमार 2005 वाले नीतीश कुमार हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, कॉल नीतीश कुमार तभी लेंगे जब बड़े भाई यहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा, वो भी मुख्यमंत्री का। अरे मेरी बात पे भरोसा कीजिए ऋषि जी, मैं आपको कह रहा हूं, दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, कभी बंद नहीं हुआ है। ये दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन भतीजा उतना इंटरेस्टेड नहीं है। वहां स्थिति वही है, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुल्ला रखना। भतीजा का जो सलाहकार है ना, भतीजा को एसिलेट कर चुका है कि अब आने वाले कुछ दिनों के बाद आप मुख्यमंत्री होंगे, ताजपोशी होगी। भतीजा अब उस मूड में नहीं है। यदि भतीजा नीतीश कुमार यानी चाचा को, आवाज आ रही है अभिषेक जी? जी जी आ रही है। नीतीश कुमार को यानी चाचा को मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं, तब नीतीश कुमार फाइनल कॉल ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ रहने में नीतीश कुमार का घाटा ये है कि बीजेपी विस्तारवादी पार्टी है। ऋषि जी एक बात बताइए, मैं आपको रोक रहा हूँ। धीरे ऋषि जी मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बात बताइए। मुजफ्फरपुर जिस शहर के मूल रूप से आप निवासी हैं, भले ही आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन है मुजफ्फरपुर के निवासी, ज्यादातर आप दिल्ली में रहते हैं। उसी शहर में एयरपोर्ट के मैदान में अमित शाह ने क्या कहा था? नीतीश बाबू और लल्लन बाबू, आपके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और अंत में नारा भी लगाया था, भारत माता की जय। वो नारा लगाते हैं कहीं जाते हैं अमित शाह, अच्छी चीज है, नारा लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, लेकिन दरवाजा खुल गया कैसे? तो क्या तेजस्वी यादव आपको लगता है कि आज जो बात कह रहे हैं 24 घंटे बाद क्या होगा? क्या क्या बातें नीतीश कुमार ने नहीं कही है नरेंद्र मोदी के बारे में, और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बात नहीं कही है? तो आज जो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव उस पर कायम रह पाएंगे? सबको सत्ता प्यारी है, सबको लग रहा है कि निश्चित देखिए राजनीति में नहीं जाना चाहिए। देखिए आपसे कि राजनीति में कोई चीज फिक्स नहीं होता है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। समय और परिस्थिति तय करती है क्या डिसीजन लेना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यदि बीजेपी में भी रहते हैं, सुन लीजिए ना, बीजेपी में भी रहते हैं तो क्या बीजेपी साथ रहते हुए भी उनकी पार्टी को धीरे धीरे निगल जाएगी? इसका भी कोई ये नहीं है। बीजेपी को आप जानते हैं तमाम अलायंस पार्टनर को धीरे धीरे निगल गई। बताइए ना, वाजपेयी के टाइम में कितने पार्टी थे एनडीए में, आप कहाँ है? सब अपने अस्तित्व के लाले पड़ गए हैं सबके। तो ये नीतीश कुमार समझते हैं। नीतीश कुमार को फाइनल कर लेना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं। संक्षेप में हमको बता दीजिए। अमित शाह भी कह रहे हैं कि टाइम विल टेल, समय बताएगा। आप भी कह रहे हैं कि समय बताएगा। अब किसका समय पहले बताएगा? नीतीश तेजस्वी की एक होने का समय पहले बताएगा कि अमित शाह वाला समय पहले बताएगा? और समय को पहचानने में, समय की नब्ज को पहचानने में अमित शाह 20 है कि नीतीश कुमार 20 है, ये बताइए। कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार तो नो डाउट, नीतीश कुमार ने तो अब तक साबित किया है कि वो भारतीय राजनीति के सही में चाणक्य हैं। तीसरे नंबर की पार्टी, लगातार 5 से अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी बीजेपी के साथ कभी राजद के साथ। आपके भाषा में कहें तो खुट्टा वहीं गड़ा हुआ है, छोटा छोटा खुट्टा का अदला बदली होता है। विपक्ष के नेता का परिवर्तन होता है, विपक्ष और डिप्टी सीएम का परिवर्तन होता है। तो ऋषि जी, आने वाले दिनों में ये तय होगा कौन किस पे भारी। जी
ऋषि जी, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो क्रिकेट खेलते थे, 2 तरह की ड्यूज बॉल आती थी। अपने शहर में खेलते थे जब क्रिकेट, एक आती थी एसजी की लाल वाली बॉल, आपने भी वो ड्यूज बॉल 4 प्लाई बॉल देखा होगा एसजी की, और एक बॉल आती थी कुकाबुरा वाली सफेद बॉल। तो ये हम लोग तय करते थे ना कि किस दिन किससे खेलना है, एसजी से खेलना है कि कुकाबुरा से खेलना है, और भी 2-3 कंपनियां देखिए थी। देखिए तो इस यही नीतीश बात को कुमार है, अभिषेक कौन सी बॉल से खेलना है, देखिए इस किसका बात को बैट उनको अभिषेक चाहिए, बीडीएम का बल्ला चाहिए देखिए कि दूसरा देखिए बैट देखिए चाहिए, अब इंग्लिश विलो देखिए चाहिए कि अभिषेक जी, कश्मीरी विलो चाहिए बैट में, ये नीतीश कुमार अब तय आप करते हैं देख ना। अब देखिए अभिषेक जी, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा आपको, ये हम्म, हम लोगों को समझना होगा कि जो नीतीश कुमार के सेनापति हैं उन सभी एक तरह से नीतीश कुमार के साथ उस मजबूती से नहीं है। अभी देखिए ना आपने अशोक चौधरी का बयान, नहीं नहीं आरएसएस को नहीं नहीं, ठीक है, आरएसएस कोटे से है, नहीं तो आरएसएस हमको कोटे ये से है। बता दीजिए जरा, ये नीतीश ये भी कुमार कभी बता पसंद दीजिए, करेंगे? नहीं नीतीश नहीं कुमार ये कभी भी पसंद बता करेंगे दीजिए ऐसा बयान? ऋषि जी, ये भी बता दीजिए चलते चलते, कब नीतीश कुमार ने सेनापतियों के भरोसे अपनी राजनीति तय की है? कभी नहीं। जब भी तय की है, खुद के भरोसे की है। सेना कभी जॉर्ज फर्नांडिस थे पार्टी में, कभी आरसीपी सिंह थे, कभी शरद यादव थे, कभी बीच में वो रणनीतिकार जनसुराजी भी आ गए थे, प्रशांत किशोर, सब बारी बारी से आए, सब सेनापति बने, और सेनापतियों को मुगालता हो गया कि जैसे महाराणा प्रताप के सेनापति थे कि उनके लिए धड़ धड़ सर से अलग करा लेंगे हकीम खान, उसी तरह से ये भी अलग हो जाएंगे। वो सब सेनापति साइड होते चले गए जब नीतीश कुमार को मन किया। अब उस एक संजय झा बने हुए हैं सेनापति, बीच में ललन सिंह भी चले गए थे, सलाई रिंच लेके पेट वाला दांत निकाल रहे थे जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ के गए थे, फिर आ गए। तो सेनापतियों के भरोसे तो नीतीश कुमार की राजनीति होती नहीं है। तो फाइनल सवाल 1 मिनट में आंसर दीजिए कि क्या लगता है, जब नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा तो ये सेनापति मायने रखेंगे या नीतीश कुमार की अपनी विल मायने रखेगी? देखिए फाइनल कॉल तो नीतीश कुमार ही लेंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार उस पोजीशन में है? मैंने शुरू में ही पूछा आपसे, 2005 वाले नीतीश कुमार हैं, 2010 वाले नीतीश कुमार हैं, तो ये यदि उस प्रकार से नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, जैसा चर्चा और गॉसिप चलता है बिहार में, नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, और नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा मतलब क्रियाकलाप भी किया है जिससे कई प्रकार के कहानियां बनती है उनको लेकर। यदि नीतीश कुमार पूर्णतः स्वस्थ हैं तो नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल चाल है, जो जितना बिहार को समझते हैं शायद ही कोई समझता होगा, और नरेंद्र मोदी भी उनका सम्मान करते हैं, खूब इसमें कोई सम्मान दो करते दो हैं, राय नहीं। जी लाडले मुख्यमंत्री कह देते हैं, खूब सम्मान करते हैं। खैर, जिस प्रकार से अमित शाह का इंटरव्यू सामने आया है, नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के ठीक पहले सामने आया है, उसके बाद तो एक बात साफ दिखाई देती है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। अब नीतीश कुमार के हाथ में पूरी बाजी है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। इतना जरूर है कि अब ये एहसास नहीं, हकीकत में बदल चुका है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में यदि एनडीए को जीत मिली तो नीतीश कुमार की जगह नया मुख्यमंत्री होगा, और एनडीए को हार मिली तो तेजस्वी यादव या महागठबंधन का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन यहाँ सवाल तो नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का है। वो परिस्थिति, वो हालात क्या एनडीए के मौजूदा स्वरूप को बिहार में बनाए रखेंगे या एक बार फिर बिहार परिवर्तन की राह पर है? ध्यान दीजिए, बिहार में 20 साल से परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन अगर नीतीश कुमार चुनाव के पहले करते हैं तो परिवर्तन नहीं होगा, बस यही है, स्टेपनी बदल जाएगी। जैसे वो थार या महिंद्रा किसी की जीप लेकर चलते हैं तो पीछे एक स्टेपनी लगी रहती है, कभी उसमें एमआरएफ का टायर वाला स्टेपनी होता है, कभी जेके टायर वाला होता है, कभी अपोलो टायर वाला होता है। तो नीतीश कुमार के पास भी कोई एमआरएफ, कोई जेके टायर, कोई अपोलो टायर टाइप स्टेपनी है, और वो स्टेपनी किस रूप में कब उनके काम आ जाएगी, सलाई रिंच लेकर के, वो रिंच पेचकस लेकर के तैयारी संभवतः कर रहे होंगे। कुछ दिनों में दिखाई दे जाएगा कि बिहार में क्या होने जा रहा है। मानसून सत्र की तारीखें भी आ रही है, बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र, उस अंतिम सत्र के पहले ही बिहार में खेला हो जाएगा। ऋषि जी, एक लाइन में बताइए, अमित शाह के इंटरव्यू को नीतीश कुमार ने दिल पर ले लिया तो जुलाई में जो मानसून सत्र, जो अंतिम सत्र है, क्या उस अंतिम सत्र के पहले बिहार बदल जाएगा? देखिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। इस प्रकार से नीतीश कुमार को रिस्पांस मिलता है बड़े भाई से, ये तमाम चीजें तय करेगी। हालांकि नीतीश कुमार को असहज जरूर, जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है,
कहीं ना कहीं नीतीश ईडी भी कुमार को पहुंच गई थी। असहज ईडी जरूर भी पहुंच गई करेगी। थी। और खासकर नरेंद्र मोदी से उम्मीद था कि सिवान में कम से कम वो बोलेंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमित शाह यूं ही बयान नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं वो बयान देने से पहले खासकर नीतीश कुमार जैसे इंपॉर्टेंट एलाइज पार्टनर जिन पे केंद्र की सत्ता भी डिपेंड करता है, उस पर इस जी। प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को कॉन्फिडेंस में लिया होगा। अब देखिए जेडीयू कैसे रिस्पॉन्स करती है, ये देखने वाली बात है। जी चलिए, आप कह रहे हैं जेडीयू कैसे रिस्पॉन्स करती है। मुझे लगता है कि वन मैन शो है जेडीयू हमेशा से। ये सीधा सीधा ये कहना ज्यादा उचित होगा कि नीतीश कुमार कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो भी नीतीश कुमार बिल्कुल। रिस्पॉन्ड करेंगे आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। देखते जाइए, बिहार की राजनीति का क्लाइमेक्स अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि क्या होने जा रहा है। आज किस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।